हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। इस वीडियो को आप 1.5x स्पीड से देखना। इस वीडियो को हम चार भागों में डिवाइड करने वाले हैं। पहले भाग में मैं आपको दसों की दसों स्टॉक्स को बताने वाला हूँ, और जो भी बंदे अभी टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं ना, वो दसों की दसों स्टॉक्स को देखने के बाद अपना अलग से एनालिसिस करना, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अपन करते तो हैं लेकिन डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे करते हैं, लेकिन जो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम है ना, उनके बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग के जरिए। तो उसकी अपन पावर देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कितना हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। थर्ड सेगमेंट की हम बात करेंगे, तो थर्ड सेगमेंट में मैं ये जो 10 वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका अपन एनालिसिस करेंगे। और फोर्थ सेगमेंट में हम जो लास्ट वीक मैंने आपको 7 वीकली टाइम फ्रेम देखते हुए जो स्विंग ट्रेड बताए थे, उनके रिजल्ट की हम बात करेंगे कि वो अभी तक कितना प्रॉफिट दे चुके हैं। उन सभी चीज की बात करेंगे। अभी हम पहले सेगमेंट की बात करते हैं, तो पहला सेगमेंट है हमारा आपको सारे स्टॉक बताएं। देखो, ये है हमारे 10 स्टॉक्स। पहला है आईसीआईसी बैंक, एनबीसीसी, एसबीआईएन, टेकम, टीवीएस मोटर, बंधन बैंक, पीएनबी बैंक, आईटीसी और वीडीएल और आईबल हाउसिंग फाइनेंस। ये हमारे 10 स्टॉक हैं। ये मैंने वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखें। डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे जो स्विंग ट्रेड्स बनेंगे, उनकी अलग से वीडियो आएगी। अभी अपन चलते हैं हमारी सेकंड पार्ट पे, पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। देखो, कुछ स्क्रीनशॉट्स बताता मैं आपको। ये स्क्रीनशॉट है अपने इंडसइंड बैंक का, जो हमने लास्ट जो वीडियो डाली थी 7 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की, उसमें मैंने इंडसइंड बैंक के पुट की बात की थी कि हम इंडसइंड बैंक में शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने वीकली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। तो वहीं पे मैंने ट्रेड लिया था और मेरे को 81% का प्रॉफिट हुआ, 81.55% का। एक्चुअली इसने मेरे को 100% का भी प्रॉफिट दिया था, लेकिन थोड़ा सा टॉप पे मैंने बुक नहीं किया और थोड़ा सा नीचे बुक किया। लेकिन देखो, मैंने 3 दिन में, 3 या फिर 4 दिन में 81% प्रॉफिट कम नहीं होता बिल्कुल भी। और इसके बाद हम देखो, ये तो है ऑप्शंस की बात, ऑप्शंस में ये कितना प्रॉफिट जनरेट करके हमें दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैश में। कैश में मैंने लिया हुआ है आरबीएल बैंक। मैंने इसकी पहले भी बात की थी। आरबीएल बैंक में मेरे को 150% का प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। आरबीएल बैंक मैंने बाय किया था 89 पे। देखो, आरबीएल बैंक का मैं एनालिसिस भी बता दूंगा कि मैंने क्यों बाय किया था। और अभी सेल किया मैंने 222 पे। ये है पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ता है। इंडसइंड बैंक का ट्रेड मैंने 3 से 4 दिन में ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, मोर देन 80% प्रॉफिट के साथ। और जो हमारा आरबीएल बैंक का ट्रेड है, ये मैंने विद इन 1 ईयर क्लोज किया है विद 150% प्रॉफिट। अभी अपन चलते हैं आरबीएल बैंक को, एक बार मैं बता देता आपको, उसके बाद हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आरबीएल बैंक, देखो, आप मार्केट आपको ना बहुत इजी इजी ट्रेड देता है। बस अपन को ना दम चाहिए होता है, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने एनालिसिस पे कि हम वहां पे जाके ट्रेड में एंट्री ले सकें। देखो, आरबीएल बैंक ने क्या किया था, थोड़ा सा चार्ट छोटा करते तब आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। आरबीएल बैंक ने ये लो लगाया था। ये लो आरबीएल बैंक ने कब लगाया था? जो कोविड का क्रैश आया था, उस कोविड के क्रैश में आरबीएल बैंक ने 101 रुपए का लो लगाया था। मतलब 100 रुपए के लो को आरबीएल बैंक ने उस टाइम पे ब्रेक नहीं किया था। लेकिन आरबीएल बैंक ने 2022 में, जून 2022 में इस 100 रुपए के लो को ब्रेक किया, और विद इन ए वीक 30% का फॉल आया था आरबीएल बैंक में। कुछ न्यूज बेसिस था, पता नहीं क्या था वैसे, मेरे को तो उस टाइम कोई न्यूज दिखी नहीं थी, लेकिन 30% का फॉल दिखा था आरबीएल बैंक में। और अगले ही वीक, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट ने ये एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक किया, अपना जो लास्ट सपोर्ट था वो भी ब्रेक किया है। और इस सपोर्ट पे देखो, 100 रुपए के सपोर्ट पे आरबीएल बैंक 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद आरबीएल बैंक ने ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मोस्टली सेल करो सेल करो सेल करो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगले ही वीक में
अगले ही वीक में जाके मार्केट ने एक हैमर कैंडल बना दी। अगले ही वीक में जाके मार्केट ने हैमर कैंडल बना दी, और इस हैमर कैंडल के ब्रेकआउट से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना शुरू किया। और जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न बना ना, तब तक मैंने क्वांटिटी ली इसमें। देखो अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी मैंने आरबीएल बैंक में। मैंने 90 के अराउंड भी क्वांटिटी ली है, और मैंने 80 के अराउंड भी क्वांटिटी ली है। और ये जब डब्ल्यू पैटर्न बन गया, उसके तब तक मैंने क्वांटिटी ली, और उसके बाद देखो आरबीएल बैंक में क्या मूव है। मैंने मेरी 100% क्वांटिटी, मैंने 80% क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर ली थी। देखो ये भी कम नहीं होता, ये कितना परसेंट होता है और कितने से दिनों में, टाइम की बात है यहाँ पे कि आपको मार्केट रिजल्ट कितने दिनों में दे रहा है। यहाँ पे मेरे को 100% मिल गया था। आधे साल में मार्केट ने मेरे को 100% रिटर्न दे दिया था। ये है पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। अभी अपन चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ। देखो कितना सिंपल सेटअप था आरबीएल बैंक में। मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एक हैमर कैंडल बनाई, बस। ये हर जगह अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन अपन ट्रेड नहीं लेते। बस सबसे बड़ी बात यह है कि अपने एनालिसिस पे जब तक अपन बिलीव करना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक मार्केट से अपन पैसे नहीं कमा सकते, तब तक मार्केट अपन को रिजल्ट नहीं देगा। अभी अपन चलते हैं आईसीआईसी बैंक पे, अपना थर्ड सेगमेंट शुरू करते हैं। आईसीआईसी बैंक हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि आईसीआईसी बैंक ने 1000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे प्लस ऑल टाइम हाई पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है। और उसके बाद आईसीआईसी बैंक 2.5 से 3% भी नीचे आया। 2.5% पे तो वीकली कैंडल क्लोज दिया, और 3% तक आईसीआईसी बैंक हमको नीचे देखने को मिला था। देखो आईसीआईसी बैंक ने भी हमारा रुपया डबल किया। देखो जब भी अपन ना आउट ऑफ द मनी कोई ऑप्शन बाय करते हैं, और वो 3 से 3.5% अब यदि अपनी साइड में मोमेंटम देता है ना, तो अपन को ऑप्शन में 100% का प्रॉफिट होता है। 100% का प्रॉफिट होता है यदि शेयर अपनी तरफ 3.5% चल जाता है। आईसीआईसी बैंक ने भी यहाँ पे 100% का प्रॉफिट दिया है। लास्ट वीक में ही अपन ने आईसीआईसी बैंक की बात की थी, लेकिन मैंने बोल रहा था कि आईसीआईसी बैंक पे अपन को ट्रेड नहीं लेना। आईसीआईसी की जगह हम कहाँ ट्रेड लेंगे? इंडसइंड बैंक में। तो मैंने इंडसइंड बैंक में ही ट्रेड लिया। अभी यहाँ आईसीआईसी बैंक क्या बना चुका है? एक प्रॉपर शूटिंग इवनिंग स्टार पैटर्न बना चुका है। आईसीआईसी बैंक एक परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बना चुका है। ये नेगेटिव पैटर्न होता है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और देखो यहाँ इसके अलावा जब अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, मैं बैंक निफ्टी की भी वीडियो बनाऊंगा। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि बैंक निफ्टी एक रिजेक्शन से, एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, और वहां पे बार बार नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, और वहां से 2.5 से 3 हजार पॉइंट का फॉल कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी ने सेम जगह पे जाके एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, और आईसीआईसी बैंक ने भी एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया है। तो हो सकता है अपन को देखने को मिल सकता है कि ये इवनिंग स्टार का पैटर्न जैसे एक्टिवेट होगा ना, आईसीआईसी बैंक में एक फॉल मिले। इसको अपन ना डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो अपन को समझ में आ गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे आईसीआईसी बैंक ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही आईसीआईसी बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा, हम यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा, वो होगा ये 920 का। फर्स्ट टारगेट होगा 920 का, और सेकंड ट्रेंड जो अपना हमारा वो टारगेट होगा, वो होगा 900 का। ये होगा टारगेट 1, ये होगा टारगेट 2। यदि आईसीआईसी बैंक 958 के नीचे आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है आईसीआईसी बैंक, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्लस आईसीआईसी बैंक ने एक रिजेक्शन का ब्रेकआउट दिया, और मार्केट उसे सस्टेन करने में फेल हुआ, तो जितने भी बायर्स हैं उनका एसएल हिट होना शुरू होगा, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का प्रेशर बनेगा। बायर्स के द्वारा भी एक सेलिंग साइड का यहाँ पे प्रेशर बन सकता है। और थर्ड चीज कि वीकली टाइम फ्रेम पे आईसीआईसी बैंक ने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया है। आईसीआईसी बैंक में नेगेटिव ट्रेड लेने के 3 रीजन हमको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं एनवीसीसी। देखो एनवीसीसी की मैंने
मेरी लाइव स्ट्रीम में भी बात की थी। मैं गुरुवार को जब लाइव आया था तब मैंने एनवीसीसी की प्रॉपर बात की थी, और उसके बाद एनवीसीसी कहाँ आया है, 8% ऊपर आ चुका है एनवीसीसी। इसका भी अपन चलते वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे तो सारे के सारे एनालिसिस मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे किए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जितने भी ट्रेड्स होते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। देखो, एंडरसन बैंक का ट्रेड एक वीक में कंप्लीट हो गया, टाटा मोटर का ट्रेड एक वीक में कंप्लीट हो गया, एसआरएफ का ट्रेड एक वीक में कंप्लीट हो गया। तो एक वीक में भी कंप्लीट हो जाते हैं ये ट्रेड, ऐसी बात नहीं होती कि बहुत बड़ा ही टाइम अपन को रुकना पड़ेगा। ये हो गया रिजेक्शन, 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 सपोर्ट, 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 सपोर्ट। एनबीसीसी कब से इस वेज पैटर्न में चल रहा है अपन को ये देखते हैं पहले। तो भाई कितने साल से कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्च 2019 से ये इसी वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद इसने जुलाई 2023 में ब्रेकआउट दिया है कि लास्ट वीक में ये ब्रेकआउट मिला है। मतलब अगस्त में ही ब्रेकआउट मिला है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये कितने साल का कंसोलिडेशन हो गया, ये हो गया, यहां से लगा लो भाई, 5 साल का, सॉरी 4 साल का कंसोलिडेशन हो गया ये। 4 साल का कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस चीज पे ध्यान देना। और ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम भी ध्यान देना। इस वॉल्यूम ने लास्ट 2 साल के जितने भी वॉल्यूम्स आए ना बड़े बड़े, उन सबको अपने अंदर कवर कर लिया है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या है देखो। अभी अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अपन को पता चल गया कि वीकली टाइम फ्रेम पे एनवीसीसी ने एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और इस ट्रेड का टारगेट क्या होगा, देखो टारगेट भी अपन देखते हैं यहाँ पे। टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट जो अपना होगा वो होगा 40% ऊपर, 67 रुपए का। ठीक है, 40% ऊपर होगा फर्स्ट टारगेट अपना। इसके बाद अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहाँ क्या किया है, एनवीसीसी ने, कि एनवीसीसी एक रिजेक्शन जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, और उसके बाद एनवीसीसी ने यहाँ पे दिया है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट देने के बाद एनवीसीसी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट किया है। सबसे ज्यादा जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो चलने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो उन ब्रेकआउट्स की होती है जिनमें या तो रिटेस्ट मिला हो, या फिर जिन्होंने कंसोलिडेशन किया हो, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया हो। और यहाँ एनवीसीसी ने क्या किया है, यहाँ एनवीसीसी ने दोनों ही किए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन किया है, और डेली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन जोन का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया है। तो एनवीसीसी हमको एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद अपन चलते हैं अभी तीसरे स्टॉक्स पे। तीसरा स्टॉक अपना एसबीआई है। एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई का यदि अपन वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एसबीआई ने सेम आईसीआईसी बैंक की तरह एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है। पहली नेगेटिव पॉइंट। सेकंड, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न की जो रेड कैंडल है, इस कैंडल ने लास्ट 4 कैंडलों को अपने अंदर एंगल्फ किया है। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया कि फर्स्ट तो इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, सेकंड बना है, ये सेकंड है ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। थर्ड पॉइंट की अपन बात करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया है। फर्स्ट टॉप, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, और मार्केट ने यहाँ सेकंड टॉप लगाया। तो एसबीआई ने यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है। 3 नेगेटिव पॉइंट है एसबीआई में वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि एसबीआई डेली टाइम फ्रेम पे कर क्या रहा है, और अपन यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। देखो, यदि एसबीआई के चार्ट को अपन देखें तो एसबीआई में अभी एक शार्प फॉल हुआ है। ठीक, शार्प फॉल हुआ है, शार्प फॉल के तुरंत बाद हम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। तो हमको यहाँ पे एसबीआई में ट्रेड लेने के लिए क्या करना है, एसबीआई में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो। एसबीआई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये है, और एक सपोर्ट जोन का सपोर्ट यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा नीचे ही है।
तो एसबीआई में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दो, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट भी फ्राइडे के दिन आया है। एसबीआई के रिजल्ट भी फ्राइडे के दिन आए, तो एसबीआई को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने दो, और रिट्रेसमेंट के बाद यदि एसबीआई 570 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, और जो स्विंग हाई होगा उसका हम लगाएंगे एसएल, और अपना जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 540, टारगेट 1 होगा, और टारगेट 2 होगा हमारा 510। ये दो हमारे टारगेट होंगे। लेकिन कब लेना है ये ट्रेड? मार्केट को, एसबीआई को पहले एक अपसाइड का स्विंग बनाने दो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने दो, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि एसबीआई सीधे 50 पॉइंट का फॉल दे चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट होके आने के चांसेस हैं। एसबीआई के सारे रीजन समझ में आ गए। उसके बाद अपन चलते हैं अगले स्टॉक पे, वो है अपना टेकएम। टेकएम ने किया क्या है? टेकएम ने एक बहुत अच्छी एंट्री दिया अपन को फिर से। तो मेरी तो यहाँ पे एंट्री है ऑलमोस्ट यहाँ की 1080 से मैं इसको बाय करके रखा हूँ। टेकएम ने क्या किया है? टेकएम लास्ट एक साल से, ये है अपना मई 2022 से, मई 2022 से एक कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट कर रहा है। कितने साल देखो, कितने पॉइंट का रेंज है ये। जब भी एक साल और 2 साल के ब्रेकआउट होते हैं ना, वहां बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और कंसोलिडेशन में तो बहुत ही गजब का प्रॉफिट मिलता है। 20% के जोन में मार्केट पिछले 1.25 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद टेकएम ने क्या किया? ब्रेकआउट दिया, एक परफेक्ट बिग ग्रीन कैंडल के साथ टेकएम ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट क्या हो गया? फेल हो गया। मार्केट फिर से सेम कंसोलिडेशन जोन में आ गया, फेल हो गया। लेकिन बायर्स ने क्या किया? बायर्स ने अगले ही वीक पे कैंडल को फिर से ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसके ऊपर क्लोज करा दिया। उसके ऊपर बायर्स इसको क्लोज कराने में सक्सेसफुल हुए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखता है कि जितने भी वीक बायर्स थे ना, जिन्होंने यहाँ पहले फर्स्ट मूव में बाय किया था, उनको मार्केट ने आउट किया है, और यहाँ से जो रैली है वो शुरू हो रही है। तो हम यहाँ पे टेकएम में बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये 1360, 1350। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 1500 का। ये होगा हमारा टारगेट 2, ये होगा हमारा टारगेट 1। टेकएम ने क्या किया? टेकएम ने जितने भी वीक वायर्स थे उनका एसएल हिट किया है, और एसएल हिट करने के बाद टेकएम फिर से अपनी बाइंग रैली कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है। टेकएम में शायद डेली टाइम फ्रेम पे, तो यस डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं है। एक्चुअली जो आईटी स्टॉक है ना, ये अभी थोड़ा ज्यादा न्यूज बेस पे चल रहे हैं, इसलिए इनके चार्ट बिल्कुल बिगड़े हुए हैं डेली टाइम फ्रेम के। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे इनके चार्ट देखोगे ना, बहुत प्यारे चार्ट्स बने हुए हैं। जैसे विप्रो का चार्ट देखना, विप्रो भी लास्ट एक साल से बहुत प्यारा कंसोलिडेशन कर रहा है। विप्रो फटेगा ना, बहुत रुपए देगा विप्रो भी। अभी अपन आते हैं टीवीएस मोटर पे। लास्ट वीक हमने बात की थी कि टाटा मोटर नेगेटिव है, अशोक लीलैंड नेगेटिव है। इस वीक हम बात करने वाले टीवीएस मोटर की। टीवीएस मोटर ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? टीवीएस मोटर ने यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है। टीवीएस मोटर ने शार्प अप मूव देने के बाद एक डबल टॉप बनाया हुआ है, प्लस लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है वो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। तो यदि ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होती है, देखो एक्टिवेट होने देना, क्योंकि यूएस मार्केट शुक्रवार के दिन नेगेटिव ही क्लोज हुआ है शायद। हाँ यस, हाँ नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव था, लेकिन सेकंड हाफ में नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन जो अपना मार्केट है ना, इसने थोड़ा डाउन साइड में स्ट्रेच हो चुका है अपना मार्केट। तो हो सकता है कि सोमवार के दिन मार्केट और मंगलवार के दिन मार्केट कंसोलिडेट करे। तो टीवीएस मोटर के जो जब एंट्री एक्टिवेट होगी, और एंट्री इसकी एक्टिवेट कब होगी? इसकी एंट्री एक्टिवेट होगी 1346। यदि टीवीएस मोटर इसके नीचे आता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, और सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो हाई कितना है? हाई है 1396। 1396 का अपना एसएल होगा, और 1346 पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। दो रीजन से हमारे पास डबल टॉप लगा है,
और मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, और जितने भी वो है ना ऑटो स्टॉक्स थोड़े से स्ट्रेच दिख रहे हैं बाइंग साइड में, तो हो सकता है कि इन सभी ऑटो स्टॉक्स में एक करेक्शन आ जाए। टाटा मोटर तो ऑलरेडी करेक्शन में चल ही रहा है, इसकी अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ डेली टाइम फ्रेम में यदि अपन देखें, डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने एक एम पैटर्न बनाया है। पहले इनको हटाते हैं अपन, जितनी भी ये ड्राइंग है यहाँ पे। देखो यदि अपन डेली टाइम को थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट स्टॉप लगाया, मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के साथ ही मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। ध्यान से देखो, ये जो 3 कैंडल है ना, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। परफेक्ट टेक्स्ट बुक जो पैटर्न होता है ना मॉर्निंग स्टार का, वो सेम कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ पे मार्केट के द्वारा। तो मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया है कि भाई देखो, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना रहा हूँ, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसका ब्रेकआउट दे रहा हूँ, आओ घुसो, बाय करो। क्योंकि मार्केट को सेलर्स को बुलाना है, क्योंकि यहाँ तो मार्केट पहले तो यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है, बायर्स को ट्रैप करके मार्केट सेलिंग साइड में जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया है, और बायर्स को बुलाने के बाद मार्केट ने सेकंड टॉप लगाया। जो मार्केट बुलाने के बाद थोड़ा बहुत तो आपको ललचाएगा, थोड़ा बहुत तो रुपए आपको देगा, लेकिन आपको एग्जिट नहीं करने देगा। और मार्केट आपकी कॉस्ट से भी अब नीचे आ चुका है। तो ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक एम पैटर्न बनाया है। यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को फंसाने का ट्राई किया है। तो ये जो तो जब भी ना एक, तो मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, जब भी बायर्स ट्रैप हो रहे हैं आपको सेलिंग साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जब भी सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं आपको बाइंग साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यदि यहाँ पे ये एम पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, यदि यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हो जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। इंडेक्स भी मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, तो सेलिंग साइड के आज के जितने भी ट्रेड है मोस्टली सेलिंग साइड के ही हैं, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले स्टॉक बंधन बैंक। ये है अपना पॉजिटिव ट्रेड। क्योंकि बंधन बैंक क्या करता है ना, ये अपनी ही धुन में चलता है। बंधन बैंक हो गया, एनबीसीसी हो गया, जो होते हैं ना गवर्नमेंट की कंपनियां होती है या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी होती है, उनका अपना ही राग होता है। वो मार्केट इंडेक्स जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलते। सेम बंधन बैंक का हिसाब है। इसलिए एनबीसीसी प्लस साइड में और बंधन बैंक भी बाइंग साइड का ट्रेड है। बंधन बैंक में हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है। वीकली टाइम फ्रेम को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो बंधन बैंक में मार्केट मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ये फर्स्ट लो, मार्केट ऊपर गया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, मार्केट नीचे आया, और मार्केट ने यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाया, और मार्केट फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे इस हैमर के साथ साथ मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया है। और ये मॉर्निंग स्टार कहाँ बना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार बना है डेली टाइम फ्रेम के एक सपोर्ट पे। डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लो लग गया और हमने उसे सेकंड बॉटम मान लिया, नहीं। मार्केट को वहां पे कुछ और रीजंस भी हमें देने पड़ेंगे। वो रीजन क्या है, मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है, एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। तो अब हम इसे देखते हैं। देखो इसका टारगेट्स की अपन बात करते हैं कि इसके टारगेट्स क्या होंगे। पहला तो देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ही टारगेट होगा। सेकंड जो हमारा टारगेट बनेगा वो ये बनेगा, ये 273 का। फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा करीब 255 का अराउंड। सेकंड टारगेट ये बनेगा, और हमारे यहाँ पे थर्ड टारगेट बनेगा 295। 255, 273 और 295, ये हमारे तीन टारगेट होंगे। ये T3 होगा, ये T2 होगा, और ये T1 होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसका थोड़ा वो बता देता हूं मैं। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे ये कौन सा सपोर्ट बना के बैठा है। इनको हटाते पहले, हट गए ना ये। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ये सपोर्ट बना के बैठा है। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट दिया, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न पैटर्न बनाया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेकलाइन थी ना, मार्केट ने नेकलाइन से ही सपोर्ट लिया है। इस नेकलाइन से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद ही यहाँ पे ऊपर गया है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, एक सपोर्ट से बाउंस किया है,
एक हैमर कैंडल बनाया, काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाया है, प्लस एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। अब देखो ये पीएनबी है, ये बहुत प्यारा पैटर्न देके रखा है अपन को। और हम चलते हैं इसके सीधे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें हम, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये कब से चल रहा है? ये सपोर्ट सबसे पहले बना था 2006 में। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो था 2008। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे आया 2009 में। उसके बाद कई सालों के बाद, एक्चुअली 10 साल के बाद मार्केट फिर से इस सपोर्ट जोन पे आया। और वो सपोर्ट जोन कब बनाया मार्केट ने को, सॉरी, 2018 में। 2018 में मार्केट ने, 2009 के बाद 2018 में मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनाया 2019 में। और फिर जो क्रैश आया, क्रैश में मार्केट ने ये सपोर्ट जोन को ब्रेक किया। तो मार्केट 2006 से एक सपोर्ट बनाए हुए है, जिसे मार्केट ने 5 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया, लेकिन मार्केट ने उसे कोविड के क्रैश में ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। देखो, हम बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम की, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर, ध्यान से देखो, मार्केट ने प्रॉपर एक कंसोलिडेशन किया है इस जोन में। कंसोलिडेशन का इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ने रिटेस्ट किया है। मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन बनाया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट करने के बाद ये जो लेवल था ना, जिसको मार्केट 2006 से, कब से, 2006 से रेस्पेक्ट दे रहा था ना, मार्केट ने इस लेवल को इस ब्रेकआउट में भी रेस्पेक्ट दी। और ये कब का है? 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 में भी मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट दी। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया और फिर जाके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मतलब जितनी भी प्यारे पैटर्न तुम बोल, सबसे बड़ी बात तो वो है कि मार्केट अब यहाँ पे हमें टारगेट कितना बढ़ा देगा। देखो, टाइम लगेगा। हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की भी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में तो भाई डेफिनेटली आपको 1 साल का टाइम तो देना ही पड़ेगा। अभी हम इसका, देखो, आपको यहाँ पे ना कुछ भी वेट करने की जरूरत नहीं है। इसका अपन एंट्री कब ले सकते हैं? आप इसकी एंट्री भली सोमवार के दिन ही ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ने एक प्रॉपर कैंडल क्लोज दे दी है। क्लोज देने के बाद मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दे रहा है, वो चलेगा, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर क्या रहा है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, ओके, वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने कुछ तो किया है। क्या किया है? रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन और ब्रेकआउट। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बनाएगा। यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी पीएनबी बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन जोन का ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया है। तो पीएनबी बैंक तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है। इसके बाद अपन चलते आईटीसी पे, कि भाई आईटीसी ने तो क्या ही प्रॉफिट दिया है।
आईटीसी ने तो क्या ही प्रॉफिट दिया है। मार्केट आईटीसी यहां से 270 से वन वे भागी है 500 रुपए तक। वन वही 500 रुपए तक डबल हो गई, और मेजर रिट्रेसमेंट अभी तक आईटीसी में देखने को नहीं मिली है। देखो टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर जब बढ़ा था ना, तब एक संग में बढ़ा था, आईटीसी की तरह ही बढ़ा था टाटा पावर। और टाटा पावर ने उसके बाद शायद 20 से 25% का करेक्शन दिया था, और उसके बाद एक साल तक कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी तक टाटा पावर कंसोलिडेशन कर रहा है। सेम केस आईटीसी का भी बन सकता है, पर इसका वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखेंगे। आईटीसी का हम देखने वाले हैं मंथली टाइम फ्रेम। डेली क्यों निकाल लिया, डेली भी बता, चलो मैं पहले डेली बता देता। देखो डेली पे अपन देखेंगे तो डेली पे इसने क्या किया, ये सपोर्ट लिए हुए है, ये सपोर्ट लिए हुए है, ये सपोर्ट लिया हुआ है, ये भाई कितना सपोर्ट लेगा एक ट्रेंड लाइन पे। मार्केट बार बार लोअर लो, सॉरी, हायर हाई हायर लो बनाई जा रहा है। लेकिन आईटीसी ने अभी ये पैटर्न चेंज किया है। क्या चेंज किया है आईटीसी ने? पहली बात तो बनाया है ये इवनिंग स्टार पैटर्न, फर्स्ट नेगेटिव। सेकंड, ये जो सपोर्ट जोन थी ना आईटीसी की, आईटीसी ने वो ब्रेक डाउन दिया, सेकंड नेगेटिव रीजन। आईटीसी ने हायर हाई की जगह अभी लोअर लो पैटर्न बनाया है, थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, फोर्थ रीजन। आईटीसी सेलिंग साइड में डेली टाइम फ्रेम पे ही अपन को चार रीजन दे रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं सीधे मंथली टाइम फ्रेम पे। 3 मंथ नहीं, मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद इनको हटाओ, सेकंड इनको हाइड कर देते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पे अपन को देखना है। मंथली टाइम फ्रेम पे लास्ट मंथ की जो कैंडल बनी है वो कैसी कैंडल बनी है? एक शार्प अप मूव है। यदि अपन मंथली बेसिस पे देखें, मंथली बेसिस पे जो आईटीसी में मोमेंटम आया है वो 270 से नहीं आया, वो 210 से आया है। आईटीसी मंथली टाइम फ्रेम पे 210 रुपए से 500 रुपए तक वन वे गई है। कोई रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं है, कोई भी रिट्रेसमेंट आईटीसी में देखने को नहीं मिली है। और उसके बाद इतना बड़ा रैली करने के बाद आईटीसी ने जो कितने परसेंट का रैली हो गया, 133% का रैली करने के बाद आईटीसी ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। तो यदि ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होती है ना, तो मार्केट में हम आईटीसी में हम आराम से 10 से 15% का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन आपको कैसे बनानी है। मैं मना करूंगा कि आप यदि ये पोजीशन फ्यूचर में बनाने का ट्राई करो तो फ्यूचर में ये पोजीशन मत बनाना। ये पोजीशन आप बना सकते हो, देखो या तो आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आप होल्डिंग को के कुछ परसेंट को सेल करके आप सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो या फिर ऑप्शन बाइंग में जा सकते हो। क्योंकि यदि आप फ्यूचर्स में जाओगे ना तो वहां आपका जो एसएल है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो टारगेट तो बड़ा होगा ही, लेकिन एसएल भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा ट्रेडिंग में जो फर्स्ट जो मेन गोल होता है वो रुपया बनाना नहीं होता, रुपया बचाना होता है। तो हमें एसएल छोटा रखना। एसएल छोटा कब होगा? या तो ऑप्शन सेलिंग में या फिर ऑप्शन बाइंग में। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। आईटीसी के रीजन अपन ने देख लिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये नेगेटिव है, और डेली टाइम फ्रेम पे तो पूछो ही मत, कितने ही नेगेटिव पॉइंट है, चार नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद अपन आए हैं वीईडीएल, वेदांता। वेदांता ने ये क्या किया है देखो, वेदांता ने यहाँ बनाया एक एम पैटर्न। एम पैटर्न बनाने के बाद कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन का एक मेजर ग्रीन सॉरी मेजर रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दिया है। देख लो, ये जितने भी सारे सपोर्ट लेवल थे ना, सभी को ब्रेक कर दिया। एक सिंगल कैंडल ने सारे सपोर्ट्स लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और भाई अगला सपोर्ट जो आता है ना वेदांता में, वो सीधा आता है ये, वो है 210 का। मतलब नीचे 35 पॉइंट पे वेदांता के पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो यदि वेदांता थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, देखो वेदांता के पास पावर है कि वेदांता बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बना सकती है, क्योंकि बहुत हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। और अभी तो मार्केट में वेदांता के बारे में नेगेटिव न्यूज भी चल रही है कि इसके प्रमोटर्स स्टेक सेल, अपने जो होल्डिंग है वो सेल कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव न्यूज है। जितने भी बायर्स होते हैं ना, जितने भी लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं, वो जब भी प्रमोटर शेयर सेल करता है ना, इस ये चीज उनके लिए बहुत नेगेटिव होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक और रेड कैंडल बना दे, तो मार्केट बना दिए तो बना दिए। लेकिन यदि मार्केट यहाँ पे डेली बेसिस पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक, वेदांता के भी रीजन समझ में आ गया, वेदांता में क्यों सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने जितने भी सपोर्ट थे, मार्केट इतने दिनों से एक सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा था, और उस सपोर्ट जोन को मार्केट ने अब जाके ब्रेक कर दिया है विथ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे यदि अपन वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखो भाई, लास्ट एक साल में कभी भी इतना वॉल्यूम नहीं आया जितना लास्ट एक वीक में वॉल्यूम आया है। इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है अपना आईवोल हाउसिंग फाइनेंस। देखो, आईवोल हाउसिंग फाइनेंस की यदि अपन बात करें तो कई लोगों के लिए आईवोल हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट एक वीक में 22% ऊपर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे एक एंट्री का चांस बन सकता है, वो मैं चांस बता दूं पहले कि कब बन सकता है, उसके बाद अपन पूरा एनालिसिस समझेंगे। क्योंकि सोमवार के दिन इसके रिजल्ट है, तो यदि सोमवार के दिन ये थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट देता है, 150 के अराउंड यदि हमको मिलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सीधे बाइंग पोजीशन मत बना लेना, पता चला कि रिजल्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपने सीधे बाइंग पोजीशन बना लिया और मार्केट वन वे नाइफ की तरफ फॉल होता और नीचे आ गया। मार्केट को यहाँ आने दो, हल्का सा बाउंस दिखाने दो, मार्केट को शो करने दो कि भाई ये तो मैं रिटेस्ट करने आया था, इसके बाद तो मैं ऊपर ही जाऊंगा। पहले ये चीजें मार्केट को शो करने दो, उसके बाद ही हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अब देखो, मेरी इसमें पोजीशन है ऑलरेडी, ये मैं बता दूं आपको, और मेरी पोजीशन है यहाँ से, ये आपको कैंडल ये ब्रेकआउट दिख रहा है ना, कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन इस सिंगल कैंडल में। यहाँ मेरी पोजीशन है अराउंड यहाँ पे 122 या 123 रुपए की पोजीशन है। मेरे को अभी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। देखो, ये चीज है ना, डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेबी का नियम है, यदि आपके पास कोई भी पोजीशन है तो आपको अपने क्लाइंट को, देखो आप लोग मेरे क्लाइंट नहीं हो, लेकिन ये चीजें डिस्क्लोज की जाती हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा हो टीवी भी यदि आप देखते हो, कोई भी न्यूज चैनल भी देखते हो, तो वो हमेशा बोलते हैं कि ये स्टॉक हमारे पास है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेके इसमें ट्रेड लें, क्योंकि ये है सेबी के कुछ नियम जिनका हमें पालन करना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं कि आईवोल हाउसिंग फाइनेंस कर क्या रहा है भाई। डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया कि हाँ भाई, एक रिजेक्शन जोन का ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये 22-35% का मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, 35% मोमेंटम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक वीक में 22% का मोमेंटम ये दे चुका है। लेकिन यदि हम देखें तो भाई, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मान लिया कि इसने 35% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में तो इसने अभी एंट्री दिया है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और उसके बाद अभी आया और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया। तो वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे यदि हम देखें तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। प्लस हम आते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। देखो, आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने पे तो लग रहा होगा कि 35% जा चुके हैं यार हमारे हाथ से तो, लेकिन वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। ये क्या दिख रहा है, डबल बॉटम। डबल बॉटम कहाँ बनाया हुआ है, एक सपोर्ट पे डबल बॉटम बना हुआ है। ये सपोर्ट नहीं दिख रहा क्या, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट ने एक सपोर्ट पे डबल बॉटम बनाया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यदि आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम देखते हो, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है, और जिसके टारगेट बड़े होंगे। ठीक है, टारगेट इसके हमको, जो हमारा पहला टारगेट निकलेगा ना, पहला टारगेट निकलेगा ये जोन जो है 220 का, पहला ही टारगेट हमारा 220 का होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 265, क्योंकि ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है।
ये कंसोलिडेशन कब से हो रहा है? 2019, सितंबर 2019 से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन जोन का अब जाके ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हो गए हमारे, यस, हमारे सारे के सारे स्टॉक्स हो चुके हैं। ये 10 स्टॉक्स थे जिनको मैंने बता दिया। अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट पे। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, 1.5 स्पीड से ही देखना, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो भी बोलता हूँ। देखो, और देखो यदि इनमें से कोई सा भी स्टॉक समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बता देना। जब मैं अभी डेली एनालिसिस, डेली स्विंग ट्रेड्स के लिए डेली चार्ट देखते हुए जो स्विंग ट्रेड की वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं वो चीज थोड़ी क्लियर और कर दूंगा। देखो, जो हमारा पहला स्टॉक था जो हमने बताया था, आईसीआईसी बैंक बताया था मैंने। देखो, आज के एनालिसिस में भी बताया और लास्ट एनालिसिस में भी ये मैंने बात की थी आईसीआईसी बैंक की। तो आईसीआईसी बैंक हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट दे चुका है ऑलरेडी। तो प्रॉफिट कितना परसेंट का दिया है वो छोड़ते हैं, क्या चीज हमारे फेवर में चल रही है या फिर हमारा स्टॉप लॉस लिया है, हम तो सीधा वो देखते हैं। आईसीआईसी बैंक अभी 2.5% हमारे फेवर में। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक में आपको 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अभी तो कॉस्ट पे आ चुका है, क्योंकि फ्राइडे के दिन 3% का इसमें अप मूव आया था, 3.5% के अराउंड का अप मूव आया है। उसके बाद हमारा है टाटा मोटर। टाटा मोटर की बात करते हैं तो टाटा मोटर 3.2% का प्रॉफिट दे चुका है। और देखो, टाटा मोटर ने हमको और भी गजब प्रॉफिट दिया है एक्चुअली। ये क्या बना हुआ है? डबल टॉप बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है? शूटिंग स्टार है। यहाँ पे क्या है? शूटिंग स्टार है। इस शूटिंग स्टार के नीचे हमें ट्रेड लेना था। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है? यहाँ पे ये रही। और उस एंट्री के हिसाब से टाटा मोटर हमें 4.5% का प्रॉफिट दे चुका है। 4.5% का मतलब रुपए, ये तो 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट दे चुका है टाटा मोटर। उसके बाद हम हमारा था अशोक लीलैंड। देखो, आईसीआईसी बैंक मैंने ऑब्जर्व करने के लिए दिया था, और अशोक लीलैंड भी मैंने ऑब्जर्व करने के लिए दिया था। अशोक लीलैंड ने वीकली टाइम फ्रेम पे तो कुछ है नहीं इसमें खास, 0.25% ऊपर है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे यदि अपन देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अशोक लीलैंड ने एक एम पैटर्न बनाया है। यदि एक एम पैटर्न एक्टिवेट हो गया तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अभी इसको ऑब्जर्व नहीं करना, ठीक है। यदि ये एम पैटर्न एक्टिवेट होगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। उसके बाद था अपना गेल। गेल में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है। गेल में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। उसके बाद था हमारा टाटा कैम। टाटा कैम में भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। गेल और टाटा कैम सोमवार के दिन गैप अप ओपन हुए थे दोनों की दोनों। और हमारा था एक एसआरएफ। एसआरएफ ने भी बहुत प्यारा प्रॉफिट दिया। और एसआरएफ जैसा पैटर्न तो भाई बहुत ढूंढने पे मिलता है। और ये जो 10 स्टॉक्स है ना, ये मैं आपको ना थोड़े बहुत स्टॉक्स में से एनालिसिस करके नहीं बता रहा। मेरे पास 200 स्टॉक्स की लिस्ट है। 200 स्टॉक्स की लिस्ट है। उस 200 स्टॉक्स में से जो परफेक्ट पैटर्न्स बनाए हुए ना, उन 10 स्टॉक्स की मैंने यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो एसआरएफ का भी हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम यदि एसआरएफ को देखेंगे तो एसआरएफ कितना प्लस में? 4.5% प्लस में। तो एसआरएफ कितना परसेंट का प्रॉफिट दे चुका है हमें एक वीक में? 150%। ब्रो, मिनिमम 150% का प्रॉफिट दिया है एसआरएफ ने। देखो, मैं बता देता फिर से सातों के सातों स्टॉक्स में। देखो, इंडसइंड बैंक ने हमें 100% का प्रॉफिट दिया। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं। टाटा मोटर ने हमें 100% का प्रॉफिट दिया। अशोक लीलैंड हमने बस ऑब्जर्व के लिए बोला था। टाटा कैम में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। एसआरएफ में 100% का, मोर देन 100% का प्रॉफिट हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ऑब्जर्व के लिए बोला था, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। और गेल में भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। तो हमारा कोई सा सातों में से कोई सा भी स्टॉक नहीं है जिसमें एसएल हिट हुआ है, या फिर कोई भी ट्रेड हमारा साइडवेज नहीं गया है।